नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अंधेरे और छुपे हुए हिस्से में चलने वाले हैं जिसके बारे में किताबों में बहुत कम बात होती है। एक ऐसी जगह जो सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं थी, बल्कि क्रूरता का एक ऐसा डिजाइन था जिसे अंग्रेजों ने भारत के सबसे वीर सपूतों को जिंदा तोड़ने के लिए बनाया था। हम बात कर रहे हैं अंडमान की सेलुलर जेल की, जिसे दुनिया काला पानी के नाम से जानती है। आज हम मिलकर समझेंगे कि आखिर इस सीक्रेट आर्किटेक्चर यानी नरक की इस गुप्त वास्तुकला के पीछे का सच क्या था। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। सोचिए, अगर इन काली दीवारों की आवाज होती तो शायद वो कुछ ऐसी ही होती। मैं हूं काला पानी, मेरी दीवारों में आज भी खून की महक और दर्द से तड़पते हुए देशभक्तों की चीखें गूंजती हैं, जहां मौत भी एक विलासिता मानी जाती थी। ये पंक्तियां सीधे तौर पर उस खौफनाक सच्चाई को सामने लाती हैं जिसे आमतौर पर दबा दिया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति की गूंज और देश निकाला की शुरुआत से। ओके, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। 1857 का साल, जब आज़ादी की पहली सबसे बड़ी बगावत को पूरी तरह कुचला गया था। तब सजा देने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया। उसके बाद 82 साल के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर रंगून की एक सीलन भरी कोठरी में कैद कर दिया गया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत यहीं रुकने वाली नहीं थी। 1896 आते आते अंडमान के बिल्कुल अलग थलग द्वीपों पर इस खौफनाक सेलुलर जेल का निर्माण शुरू हो गया और 1906 में ये बनकर पूरी तरह तैयार हो गई। यहीं से शुरू हुआ काला पानी की सजा का एक नया भयानक रूप। अब आते हैं इसकी अकेलेपन की वास्तुकला, यानी साइकिल पहिए के उस अजीब डिजाइन पर। इस डिजाइन की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसको बनाया ही गया था अकेलेपन और खौफ को कई गुना बढ़ाने के लिए। सबसे पहले एक बहुत ही ऊंचा सेंट्रल वॉच टावर बनाया गया, जहां से एब्सोल्यूट सर्विलेंस मतलब पूरी नजर रखी जा सके। फिर इस टावर से साइकिल की तीलियों की तरह 7 अलग अलग शाखाएं निकाली गईं। और तीसरी और सबसे खौफनाक बात, यहां किसी भी तरह की बैरिक्स का निर्माण किया ही नहीं गया था। इन्हें पूरी तरह से अलग थलग अकेले कैद में रखने के लिए डिजाइन किया गया था। 693 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस जेल में 693 छोटी छोटी काल कोठरियां थीं। और जानते हैं दरवाजे कैसे लगाए गए थे? उन्हें इस शातिर तरीके से लगाया गया था कि एक कैदी कभी भी किसी दूसरे इंसान का चेहरा तक नहीं देख पाए। इंसान को इंसान से काट देना और उसे अकेलेपन में घुटने पर मजबूर करना, बस यही इस इमारत का मुख्य मकसद था। चलिए अब बात करते हैं कोल्हू की क्रूरता की, जहां इंसानियत को पूरी तरह छीन लिया जाता था। जैसे ही कोई फ्रीडम फाइटर यहां लाया जाता, उसका नाम और पहचान छीन ली जाती थी। बच जाता था तो सिर्फ एक नंबर। उसके बाद शुरू होती थी असहनीय पीड़ा। आमतौर पर कोल्हू एक तेल निकालने का यंत्र होता है जिसे बैल चलाते हैं, राइट? लेकिन काला पानी में अंग्रेजों ने बैलों की जगह हमारे देशभक्तों को इस कोल्हू में जोत दिया था। कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता था। उन्हें कोल्हू से बांधकर लगातार चलाया जाता और थक कर गिर जाने पर बेहद बेरहमी से कोड़े बरसाए जाते थे। और यहाँ एक आंकड़ा याद रखने वाला है, 30। ये कोई सामान्य मेहनत नहीं थी। हर एक कैदी को दिन भर में 30 पाउंड नारियल का तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर आंकड़ा पूरा नहीं होता तो उन्हें भयंकर मार का सामना करना पड़ता था। सोचिए जरा, 30 पाउंड, ये रोज का तय नियम था। एक ऐसी पीड़ा जो हर दिन किसी शर्त की तरह सहनी पड़ती थी। आगे बढ़ते हैं। मानसिक युद्ध और संघर्ष, दिमाग को तोड़ने की लड़ाई। देखिए, शारीरिक श्रम तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली वार तो मानसिक तौर पर किया जा रहा था। एक तरफ अंग्रेज कैदियों को दिमागी रूप से तोड़ने के लिए उनके खाने में मिट्टी और कीड़े मिलाकर देते थे। इन क्रूर तरीकों का नतीजा ये हुआ कि पागलपन की दरें बढ़ गईं और कई दुखद आत्महत्याएं हुईं। फांसी देना सिर्फ मौत नहीं था, बल्कि बाकी बचे कैदियों में खौफ पैदा करने का एक हथियार था। पर इन सब के बावजूद एक अनोखी हिम्मत और रेजिलियंस देखने को मिलती थी। कैदी टूटने के बजाय उन्हीं पत्थर की दीवारों पर निडर होकर क्रांतिकारी कविताएं लिखते थे। और इन यत्नाओं को सहने वालों में एक प्रमुख नाम था वीर सावरकर का। उन्होंने काला पानी की उन दर्दनाक परिस्थितियों का सामना किया, और पता है कैसे? अपने छीले हुए नाखूनों और कांटों का इस्तेमाल करके। उन्होंने सीधे अपनी कोठरी की दीवारों पर कविताएं उकेर दी। एक ऐसे माहौल में जहां इंसान की आत्मा टूट जाए, वहां कविताएं रचा जाना, ये इंसानी हिम्मत की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। अब इस जेल के अंदर जो विचारधारा बनी, उसके ऐतिहासिक परिणाम दूर तक गए।
वीर सावरकर काला पानी की इन कठोर परिस्थितियों से जीवित बच निकले थे। उनकी रिहाई के बाद की टाइमलाइन अगर हम देखें तो स्रोत बताते हैं कि 1932 में उन्होंने रत्नागिरी में नाथुराम गोडसे से मुलाकात की थी और वहां सावरकर की विचारधारा ने गोडसे के मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। ये एक तथ्य है जो साफ दिखाता है कि इन दीवारों के अंदर तप कर निकली आइडियोलॉजी ने आगे चलकर ऐतिहासिक घटना चक्र पर भी अपना प्रभाव डाला। तो आइए आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, एक यादगार स्मारक और उन अजय वीरों की विरासत। यहाँ एक बहुत ही प्रभावशाली ऐतिहासिक तुलना मिलती है। जिस तरह महाराणा प्रताप ने अपने सम्मान और मर्यादा के लिए जंगल में घास की रोटी खाना बेहतर समझा, ठीक उसी तरह काला पानी के उन कैदियों ने इन असहनीय यातनाओं को सहा, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। ये दोनों ही बातें हमें दुख और पीड़ा के सामने गर्व से खड़े रहने का वही अटूट जज्बा सिखाते हैं। आज वक्त बदल चुका है। यह सेल्युलर जेल अब एक कैद खाना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में खड़ी है। एक ऐसी जगह जो पहले खौफ का केंद्र थी, आज पूरी दुनिया को आज़ादी की उस भारी कीमत की याद दिलाती है जो इन सेनानियों ने चुकाई थी। यहाँ की ईंट ईंट अब आतंक नहीं बल्कि बलिदान और हिम्मत की गाथा सुनाती है। तो इस पूरी यात्रा को समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल जो हम सबको जरूर सोचना चाहिए, क्या काला पानी इंसानियत के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा अपराध था, या फिर यह भारत के इस अटूट जज्बे के सामने अंग्रेजों के डर की सबसे बड़ी निशानी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो काफी देर तक दिलो दिमाग में गूंजेगा और इस आज़ादी की असली कीमत को हमें कभी भूलने नहीं देगा।